हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अंकित भाटी सर बुक की जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसमें हम जीएस और हिंदी के पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके तीन प्रैक्टिस सेट करा दी है, उसकी प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए PDF इसकी जो है PDF जो है हम आपको टेलीग्राम पर जेडी साइंस क्लासेस पर जो है 3 इसकी हम भेज दिए हैं। और आपसे गुजारिश है कि इसके जो है आप रीजनिंग और मैथ के जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग जो है आपके 55 प्रश्न का आएगा। ठीक है, वो भी स्कोरिंग वो भी सब्जेक्ट है, और हिंदी तो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिंदी और जीएस कराए रहे हैं, तो रीजनिंग आप जरूर वहाँ पर जाके ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है इसके रीजनिंग के पोर्शन प्रैक्टिस सेट देखिए स्वयं से करिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जब आपके प्रश्न स्वयं से बनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके प्रश्न भी एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। आपको बताना है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, यानी कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुब्री। देखिए यहाँ पे कर्मधारय मतलब पहला पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है, विशेष या संज्ञा होती है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो कर्मधारय नहीं होगा। अव्ययीभाव में देखो पहले जो है आपका क्या लगता है, अव्यय लगा रहता है, तो यहाँ आपको जैसे आजन्म, यथाशक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए बहुब्री में आप जानते ही हैं कि यहाँ इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं होता या किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है, जैसे आपका लंबोदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एक ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ से भ्रष्ट इसका सही समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से विभक्ति आ रहा है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास आप जानते हैं, जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अंतिम पद उसी को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट यहाँ पे तत्पुरुष समास राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। इसको तो हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में जब इसको प्रैक्टिस करा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे, तो ये तो आप देखे होंगे, तो आपको तैयार बिल्कुल होगा। कह रहे हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसमें ख, ग, घ और ठ जो है इसमें आप बताना है कौन सा अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, ग जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो है हर वर्ग का पहला, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा हमने आपको बता रखा है, पहला, तीसरा और पांचवा। ये तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो है हो जाएंगे कौन कौन से, पहला और कौन सा भाई, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये जो है आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो दो बचे ये जो है आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। और क्या मतलब दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन हर वर्ग का, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत भी, तो ये महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि साख्यागमन का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। ठीक है, सखी प्लस आगमन होगा सही संधि विच्छेद, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें यण स्वर संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी बड़ी ई प्लस बड़ा आ मिला के ये क्या बना रहा है, या हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि आपको यक्ष रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ये रेखांकित चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है लोभ सूचक चिन्ह है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको कई बार हमने बताया है, ये इसको निपात कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक,
ये जो है अव्यय के ही रूप होते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का भाव या बल उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे तो, तक, भी, ही, ये जुड़कर जो है ये क्या बनाते हैं, एक निश्चित भाव उत्पन्न कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि संकर शब्द का अर्थ है, आपको बताना है संकर शब्द का अर्थ हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कहीं तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। हाँ, ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ही सही हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, रेल जो है आपका कैसा है, ये अंग्रेजी है। ठीक है, और गाड़ी जो है आपका शब्द कैसा है, गाड़ी जो है ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी है। तो यहाँ पे दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, ऐसे जैसे टिकट घर भी होता है, टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है, घर जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको अधिकरण कारक का चिन्ह जानते हैं क्या होता है, भी में पर होता है। तो इसमें आपको शब्द दिया गया है, ना कि कोई वाक्य दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाहन, वाहन आरूढ़। तो यहाँ देखिए, वहाँ इसका आप तोड़ेंगे तो वाहन पर आरूढ़, आरूढ़ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वाहन, वाहन आरूढ़ में जो है इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, अगला करें कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो नहीं वाला बताना है, प्रेरणार्थक क्रिया जो है किसमें नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए करें, पिता उससे उससे पढ़वाते हैं, इसमें आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। राम नहीं पढ़ता है। अगला है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, इसमें है अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको देखिए बी नंबर में जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे कराना, करवाना, लिखवाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पिता उससे पढ़वाते हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं ना, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, मतलब ये अध्यापक मतलब स्वयं नहीं पढ़वा रहे हैं, अध्यापक परिश्रम करवाते हैं ना कि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द होगा। तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। युत्सु जो है युद्ध करने का इच्छुक कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मुमुक्षु क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं। ठीक है, और जिज्ञासा किसे कहते हैं, जीतने की इच्छा रखने वाले को, और जिज्ञासु कहते हैं किसे, जानने की इच्छा रखने वाला को जो हम जिज्ञासु कहते हैं। अगला कहने की अवगुंठन का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है अवगुंठन का अर्थ वाला शब्द कौन सा ही हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घूंघट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला है कहने की आविर्भाव का सही विलोम शब्द आपको बताना है। आविर्भाव का सही विलोम शब्द होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, कहने कि मैं सारी रात भर, तो सारी और रात भर नहीं आता, मैं पूरी और रात भर, ये भी सही नहीं ना, मैं सारी रात जागता रहा। अगला है करें मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सी नंबर सही हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसमें आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे कि सरदूल, अहि, हिरण या कुरंग। यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शार्दूल जो है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। मृगेंद्र के और पर्यायवाची जैसे मृगराज कहते हैं, नवराज भी कहते हैं। ठीक है, बाघ भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला है
कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी छांटिए। आपको यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, द्वारिका, कवियत्री या अवतार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। अवतार जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर होता है तो यहाँ पे आपका छोटी मात्रा नहीं लगा है, तो ये और देखिए द्वारिका में यहाँ पे छोटी मात्रा लगाएं, छोटी मात्रा नहीं होती, हटा दीजिए। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और कवित्री, देखिए कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है, यहाँ पे छोटी मात्रा हटा दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आए, तो अब जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि हल्दी शब्द का तत्सम होगा। तो देखिए पिछले साल आपको तत्सम से परिभाषा ही पूछ लिया था। ठीक है, तो तत्सम की आपको परिभाषा भी याद रखना है। ठीक, तो तत्सम क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ आपको हल्दी का तत्सम शब्द बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिद्रा कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, या किस मुहावरे का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा। करें कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये नहीं होगा। विरोध में ना आना, ये भी नहीं। अटकेगा सो भटकेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सी ही हो जाएगा। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अटकेगा तो भटकेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला कहने की निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा असंगत है। कहने की अफसोस, ये फारसी शब्द का है, सही है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी सही है। गमला, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये भी आपका सही है। तो आपका एक ही जो है डिब्बा जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं, ये देशज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर टी इसका हो जाएगा। ये डिब्बा जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये देशज भाषा है। ठीक है, अगला है। कहने की वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या यमक अलंकार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मन मानो मनहु, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई शब्द आपको दिख नहीं रहा है, वाचक शब्द। ठीक है, और यहाँ पर उपमा अलंकार यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे यमक अलंकार या आपका कहीं पर एक ही शब्द कई बार आए हैं और इनका अर्थ अलग अलग कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रांति मान अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए अलंकार की परिभाषा और उनके कुछ वाचक शब्द याद रखना है, उसी से पकड़ना है। तो इसमें आपको अलग कर देंगे तो आपको जरूर वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वृंदावन से बिहरत फिरे राधा नंद किशोर। ठीक, राधा और नंद किशोर जो है वन में जो है विचरण कर रहे हैं। नीरद यामिनी जानी सग डोले बोले मोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला है, अगला कह रहे कि साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। उपयुक्त पंक्ति में आपको छंद बताना है, आपको यहाँ छंद बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे हैं कि दोहा, सुराठा, हरि गीतिका या गीतिका। चलिए भाई, तो गीतिका में आप जानते हैं हरि गीतिका में कितना 28 मात्रा होती है। ठीक है, हरि गीतिका में 28 और गीतिका में 26 होती है, और दोहा में 13 11 11 होती है, और सोराठा में 11 13 होती है। ठीक है, अब बताइए, अब आपको यहाँ पे इतना सब कुछ बता दिए तो आसान हो गया। मतलब आपको यहाँ क्या गिन लेना है, आपको यहाँ पे क्या गिनना है भाई, यहाँ पे आपको मात्राएं गिनना है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिनना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी नंबर से हो जाएगा, इसमें गीतिका है। ठीक है, गीतिका जो है 26 मात्राएं होती है, जिसमें 14 और 12 पे क्या होती है, यति होती है। तो यहाँ पे गिनते देखिए, साधु में आपका सा में बड़ा का मात्रा 2 हो जाएगा, दा में छोटा का मात्रा 1 हो जाएगा, भा में 1 हो जाएगा, का आधा 1 हो जाएगा, ता में ओ का मात्रा 2 हो जाएगा, मा में 1 मात्रा 2 हो जाएगा, सा में छोटा का मात्रा 1 हो जाएगा, य में ओ का मात्रा 2 हो जाएगा, गा में बड़ी मात्रा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, योगी। इसी प्रकार सा पे अन का बिंदी 2 हो जाएगा, या पे 1 हो जाएगा, मा में बड़ी मात्रा 2 हो जाएगा, और बा में 1 हो जाएगा। ठीक है, और ढा में 1 हो जाएगा, ना में क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और लगे में ला में 1 है, गा में 1 मात्रा है तो 2 हो जाएगी। गिन लीजिए, देखिए 2 2 3 4 5
5 2 7 7 2 9 9 10 10 2 12 2 14, ठीक है 14 आ गया। और नीचे आपके योग गिनेंगे तो आपको 12 आएगा, ठीक है ये 12 आएगा। तो देखिए 12 और 14 किस में कुल मिला के कितने हो गए, 26 हो गए। तो किस में हो, कौन सा हो गया, गीतिका हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में क्या होता है, 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। इस यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गीतिका, ठीक है। तो ये मात्राएं आपको गिनना जरूरी है। देखिए मात्राएं भी गिनना आना चाहिए और आपकी परिभाषा भी सबकी याद होना चाहिए। तो आपको कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कहने कि राम बाजार से 14 किलो आटा लाया मैं, सॉरी 14 नहीं 4 है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में आपको विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होता है। तो कह रहे हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखिए 4 के किलो फिक्स है, ये तो अनिश्चित कह रहे हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण, ये भी नहीं है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, हाँ भाई ये आपका सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 4 किलो आटा लाना एकदम फिक्स है। ये नहीं कहा है कि कुछ आटा ले आना, कुछ आटा ले आना, तो ये कहते तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता विशेषण, लेकिन यहाँ निश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। करें कि दीर्घायु को किस प्रकार का विस्मादिबोधक अव्यय है। तो आपको बताना है। तो अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सभी ये दीर्घायु। तो आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद बोधक हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। करें इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो ये आपको बताना है कौन से जो है। देखिए नहीं वाला आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप सूरदास तुरंत पहले ही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं वाला आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे रसखान भी है, सूरदास भी है, कृष्णदास भी है। देखिए तुलसीदास जो है ये नहीं है, ये राम भक्त के थे ना, राम भक्त कवि हैं। तो ये तुलसीदास जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है नहीं वाला आपको बताना था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि किस शब्द में बड़ा आ उपसर्ग नहीं है। देखिए फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं पर यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे देखते हैं कैसा है। देखिए आ जन्म में इसमें अव्ययी भाव समास में है, आपको हम बता चुके कई बार। ये बड़ा आ जो है इसमें है, ठीक है। आगमन में बड़ा आ उपसर्ग हो गया, आकर्षण में बड़ा आ उपसर्ग हो गया, लेकिन देखिए आदरणीय में जो है इसमें बड़ा आ उपसर्ग नहीं लगा, ठीक है। तो डी ही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भी। कह रहे कि निम्न वाक्य में त्रुटि बताइए। त्रुटि है, कह रहे कि बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए ये एक वाक्य उसे ABC में बांटा गया है, ठीक है, वही ऑप्शन बना दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पहचानना है। देखिए बुरा से बुरा आदमी, तो आपका ए नंबर में ही गलती है, यहाँ पर सही हो जाएगा बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर में गलती है, ठीक है। अगला देखते हैं भी। कह रहे कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में बदला गया है। तो आप जानते हैं वाच्य, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़े, या बालकों द्वारा खेला जाएगा, या लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कर्तवाच्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, कल देर तक पढ़े, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो कर्तवाच्य आप जानते हैं जिसमें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कौन सा होता है, कर्तवाच्य होता है, ठीक है। तो वाच्य 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी में जो है आपका कल देर तक पढ़े, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। कह रहे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये किसे कहा जाता है, अभिनव जयदेव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति को जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखिए इनकी कुछ रचनाएं जैसे पताका है, भू परिक्रमा है, कीर्तिलता है, ठीक है। भू परिक्रमा, कीर्तिलता इनकी रचनाएं हैं। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं, देखिए नहीं ध्यान देना है, बोली जाती है। तो ये नहीं वाला शब्द जरूर ध्यान दीजिए करिए, ठीक है। नहीं आप पहला देखेंगे अवधि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, राइट। देखिए अवधि जो है आपका यूपी में बोली जाती है, ब्रज भी और खड़ी बोली भी, ठीक है। देखिए मैथिली जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली जो है उत्तर प्रदेश की में नहीं बोली जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है मैथिली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है, बिहार, झारखंड, नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। करें कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। करें श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा, किसने लिखा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
राजेंद्र प्रसाद ने जो है 1946 में जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। करे अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस आपको बताना है, यहाँ पे रस आपको बताना है। देखिए, अखिया हरि, हरि माने भगवान, दर्शन की भूखी है, कैसे रहे रूप रस राची, यह बतिया सुनी रूखी, मतलब यह बात सुनकर वह बड़ी दुखी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ वीर रस की कोई संभावना नहीं है और शांत रस भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वियोग श्रृंगार रस है या संयोग श्रृंगार रस है। देखिए सुनी रूखी, रूखी मतलब आप यहाँ पे रूखी सूखी दुखी है, तो आप कहें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो ये जो है श्रृंगार रस के दो भाग हैं, वियोग और संयोग। ठीक है, और इसे रसराज कहा जाता है और इसका अस्थायी भाव जो है रति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको बताना है वह जो है कौन सा सर्वनाम। तो सर्वनाम आप जानते हैं इसके 6 भेद होते हैं, बताइए। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे या, वह, ये, वे आदि। ठीक है, अगला देखते हैं भी। कह रहे कि सूरदास की भाषा का रूप है, आपको बताना है सूरदास जो है किसमें अपनी रचनाएं करते थे। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ब्रज क्षेत्र में, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो सूरदास जी जो है ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, तो सूरदास की कुछ रचनाएं जैसे साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है, नागलीला। आइए देखते हैं अगला है। करें कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य आपको बताना है भाई। अभी आप जानते हैं, देखिए वाच्य नहीं हो सकता, तो ये आपको यहाँ पे बतलाना है। तो जहाँ पर देखिए निगेटिव को दिख रहा है तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में जो है यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, और जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसमें जो है भाववाच्य होता है। ठीक है, अब देखिए ये गद्यांश है, आपको यहाँ गद्यांश आएगा, जानते ही आप 5 प्रश्न इससे बनेंगे। तो आइए देखते हैं जल्दी से, आपको हम इसे पढ़ के देखते हैं। ठीक है, बढ़िया पैसेज है। कहें कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तन कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। कहने की पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, ये सही बात है। कहीं विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा में सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मानव जो है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सब कई प्रकार के बम क्या कर रहा है, बना रहा है, जिस कारण से मनुष्य खुद नहीं सोच रहा है क्या होगा क्या नहीं, खतरे में खुद हो शंकाग्रस्त में डूबा हुआ है। तो आपको यहाँ बताना है। देखिए, कहें कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, तो आपको इसमें देखिए बताना है क्योंकि। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सी नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करें कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगला हो जाएगा, मानव जीवन के भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है, तो आप कैसे इसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, आपने शुरू में पढ़ा था। अगला है,
कहें कि आधुनिक मानव विकास को सर्वगुण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से क्या होता है, निर्वासित है, इसलिए जो है उसे हम आधुनिक मानव विकास को सर्वगुण नहीं कहा जा सकता है। अगला है, कहें कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या होगी भाई, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब जीएस के प्रश्न आपके यहाँ पे वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, कहें कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये तो आप भली बात इस प्रश्न से परिचित होंगे। ठीक है, तो इसमें आप 100% सही करेंगे, तो आप जानते हैं इसको जो है किसने जीता है भी आपकी, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ये इससे आप बिल्कुल परिचित हैं। भारत जो है इसका जो है उप विजेता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, और यह जो है 13वां संस्करण था। ठीक है, और इसकी थीम आपको ध्यान रखना है, दिल दिल जश्न बोले। ठीक है, बोले, तो ये इसकी ये थीम थी 2023 का। ठीक है, बोले, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण किस किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये कहाँ है, ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला करें कि हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है। तो ये किसने किया है, ये किस प्रदेश ने किया है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये किसने किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है बिहार ने किया है। ठीक है, तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है किसने, ये बिहार सरकार ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस मिशन के तहत पुलिस को FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना है। ठीक है, ये 75 दिनों के, तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये किसने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवीणा अंजना ने जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो ये आप जानते हैं भी कितने मंडल हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 मंडल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के स्पेस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो काला नमक चावल ये किस प्रदेश के लिए चुना गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है सिद्धार्थ नगर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बी नंबर। बी नंबर देखिए गोरखपुर में जो है टेराकोटा शिल्प है, ठीक है, के लिए चुना गया है। ठीक है, और आजमगढ़ में जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, और गोंडा में जो है ये दालिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहने की निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। देखिए भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा कहने अयोध्या में, आगरा में, बरेली में या वाराणसी में। ये सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो है वाराणसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है भारत माता मंदिर स्थित कहाँ, ये वाराणसी में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है निर्माण जो है शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था। ठीक है, ये जो है इसका उद्घाटन जो है 1936 में जो है गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए प्रार्थना करने या किसी भगवान की मूर्ति ढूंढेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी देवता या देव की यहाँ पर मूर्ति जो है नहीं है, स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है जो संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। ठीक है, ना कि कोई इस यहाँ पर देवता की मूर्ति है। ठीक है, अगला करें कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये कौन कौन से 2 शहर हैं, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा और नोएडा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा।
इसकी जो है लंबाई जो है 165.53 किलोमीटर है, ठीक है, और यह जो है 6 लेन की है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है आपको यहाँ पे। देखिए पहला सूची 1 और दूसरी सूची 2 करेंगे। काली मिट्टी के बर्तन ये कहाँ बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो ये आपको काली मिट्टी के बर्तन ये किससे जाएगा, ये निजामाबाद से जाएगा, ठीक है, चौथे से जाएगा। और चीनी मिट्टी के बर्तन ये कहाँ बनते हैं, खुर्जा दूसरे में जाएगा ये, ठीक है, बी का दूसरे में। और पीतल शिल्पकृत ये तीसरे से जाएगा, सी का ये पहले से जाएगा, ठीक है। ये जो है किससे जाएगा, मुरादाबाद से जाएगा, ठीक है, ठीक है। पीतल शिल्पकृत ये मुरादाबाद से संबंधित है, और सीसा शिल्पकृत ये जो है आपका फिरोजाबाद से, ठीक है, फिरोजाबाद से, ठीक है। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका सही कोड कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे देखिए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथे से, बी का दूसरे से, सी का पहले से और डी का तीसरे से, ठीक है। तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था, तो ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था, तो ये कौन किसका है, ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कन्नौज का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए लखनऊ का आपको अगर प्राचीन नाम पूछा जाए लखनऊ का, तो ये लक्ष्मणपुर था, क्या भाई, लक्ष्मणपुर, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मणपुर। और अगर अलीगढ़ का पूछे तो हरिगढ़ पहले था, ठीक है। और मथुरा का पुराना नाम, प्राचीन नाम मधुपुरी था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की स्पेस शैली का एक उदाहरण है, ये आपको यहाँ बतलाना है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह जो है नागर शैली का है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है कहाँ स्थित है, खजुराहो का मंदिर, यह जो है छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। निर्माण इसका चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था, ठीक है। और इसकी शैली जो है नागर शैली है। देखिए आइए देखते हैं, अगला है, कहने कि भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किस वर्ष की गई थी भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 2003 में, ठीक है, ये 2003 में, ऑप्शन नंबर ध्यान देना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मई को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए मणिपुरी है, कथक है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कथक जो है आपका उत्तर भारत का है। तो यहाँ पे देखिए भांगड़ा जो है ये आपका जो है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य की नृत्य शैली है, ठीक है, ये पंजाब का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और कितने क्लासिकल नृत्य हैं, डांस है, तो ये 8 है, ठीक। तो ये आपको शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 याद रखिएगा। कौन कौन से, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसी और शास्त्रीय जिसे असम का है, ठीक है। तो ये आपको 8 ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको बता रखे हैं भी कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बांग्लादेश की मुद्रा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टका, ठीक है। टका जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेपाल की क्या होता है भाई, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया होता है, ठीक है। और चीन का रेमिनबी, और म्यांमार का क्यात होता है, भूटान का नोंग त्रुम, ठीक है। ये जो है नोंग त्रुम जो है ये भूटान की मुद्रा है, ठीक है, भूटान की। अगला देखते हैं, कह रहे कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि इससे मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें जो है यह जो है नवजात बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। कहने कि किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं, तो ये किस अवसर पर दिए जाते हैं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है गणतंत्र दिवस के दिन दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका भारत से स्पेस द्वारा अलग होता है, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाक जल संधि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने पुरा कोट्टे। ठीक है, कह रहे हैं कि जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। तो आप GST जानते हैं भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन आपको पिछले वर्ष जो है पूछा गया था। ठीक है, और जो है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, और आपको यह जो है अप्रत्यक्ष कर है। GST आपसे पूछेगा कि ये कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, और फ्रांस में सबसे पहले GST लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। कहना कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1949 में। ठीक है, तो 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 के किया गया था। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में। अगला कहने के निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो ये आपको ध्यान देना है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दशक लगभग 1966 में हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो इसके जो है भारत के हरित क्रांति के जनक आप जानते हैं कौन कहलाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और विश्व के नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, जो कि अमेरिका के थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था हरित क्रांति के। ठीक है, तो पहले जानते ही हैं हमारे यहाँ जो है भारत में जो है खाने के उतना हो नहीं पाता था। ठीक है, और भारत जब पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है हमारे यहाँ खाने की गेहूँ जो है बिल्कुल नहीं था, और जो हम अमेरिका से मंगाते थे, अमेरिका भी धोखा दे गया कि वो भी हमें गेहूँ देने से मना कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक समय क्या करेंगे, हम उपवास करेंगे, मतलब हमारे यहाँ खाने की भी कमी थी। लेकिन ये जो है MS स्वामीनाथन, देखिए MS स्वामीनाथन का भी हाल में मृत्यु हो गई है, तो ये भी ध्यान देना है कि ये करंट भी सवाल हमने आपको बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें जो है प्रैक्टिस सेट में आया था करंट से, तो इनकी मृत्यु हो गई, तो ये और इंपॉर्टेंस हो जाता है MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो है हमारे एक तरह से अन्नदाता हुए, जिन्होंने जो है हमें आज इतना सारा हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है कि हम विदेश भी निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। करें कि बॉक्साइट लोहार दगा से, मैग्नीज बैलाडीला, अभ्रक तालचेर या लौह अयस्क कोडरमा। तो ये खाने हैं कुछ, तो आपको कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, कौन सा राइट सुमेलित है। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही सुमेलित है। बॉक्साइट जो है लोहार दगा जो है वो झारखंड से निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए लौह अयस्क ये कहाँ से? ये बैलाडीला छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, ये आपका कोयला जो है तालचेर उड़ीसा से, और अभ्रक जो है कोडरमा झारखंड से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ही नंबर आपका सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? देखिए 82.5 डिग्री है, कभी भी ऐसे अगर कहीं लिखा रहे तो मत मान लेना भाई ये। ठीक है, ये न करना कि ये 50 है तो आधा 1/2 है, नहीं, हम 60 पे देखते हैं ना, इसको 60 पे देखते हैं, तो ये 30 हुआ ना, 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट का लिखा है। देखिए ये मतलब कि एक मतलब मिनट है, अगर यहीं पे 2 लिखा दे सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे ऑप्शन में देता है, जैसे ऑप्शन बना के देगा, तो ये वाला मत मारिएगा, ठीक, गलत है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट वाला सही होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये कहाँ से, किस जनपद से होकर गुजरती है? चलिए बताइए भी। तो ये देखिए आपका
नैनी प्रयागराज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कभी कभी मिर्जापुर भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये प्रयागराज नहीं रहेगा तो मिर्जापुर लगाइएगा, ठीक है। तो यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जो भारत के बीचों बीच से जाती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो ये आपको बताना है कैसे। 3 जो कालक्रम थे पाक ऐतिहासिक काल, तो उसमें आपको बताना है कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, फिर ऐसे आपको लगाना है। देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहले पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। कह रहे कि रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे। तो ये कौन थे भी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है हर्षवर्धन है, ठीक। रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद जो है नाटक के रचयिता कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला करें कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो ये किस वर्ष हटाया गया था। देखिए इनकी जो है यह जो है रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि यह जो है पहली मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। ये रजिया सुल्तान थी। और ये पूछा जाता है कि ये किसकी पुत्री थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। और जो है इनकी जो है हत्या कर दी जाती है 1240 में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। कहें कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा था। ये आपको विदेशी किस तरह से हमारे भारत में कौन पहले आया, ये क्रम आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जानते हैं आपकी पहले जो है वास्को डी गामा आया था कालीकट पर केरल में, ठीक है। और 1498 में ये सिलसिला तब से शुरू होता है। तो पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा जो है 1498 में जो है कालीकट पे आया, जिसे जमूरिन नामक शासक ने इसकी क्या किया, बड़ा स्वागत कर दिया था। तो इस प्रकार विदेशियों का लालच बढ़ गई आने में इधर भारत, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन और फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो ये जो है एक आने से इनकी लालच देखा सभी लोग भारत की ओर आकर्षित हुए व्यापार करने की ओर। चलो ये लोग तो ठीक, लेकिन अंग्रेज जो है कुछ ज़्यादा लालची बन गए, यहीं पर रहने लगे, इनको बड़ा अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो ये भारत को क्या बना लिए, गुलाम भी बना लिए। तो ठीक, तो इस प्रकार आपका आए हैं, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करीब भारत की अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ये किसने वित्त मंत्री उस समय कौन बने थे। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर लियाकत अली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। उस समय जॉन मथाई क्या बने थे, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय इनको दिया गया था। और बाबू जगजीवन राम को ये जो है श्रम मंत्रालय प्रदान किया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई, किस देश से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूएसए के संविधान से जो है न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना ली गई है। कह रहे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं वाला आपको बताना है, तो यहाँ ध्यान दिया करिए नहीं जब पूछे तो। आइए देखते हैं तो आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 में मैं आपको बताया हूँ बहुत बार, राज्य भाग 6 में बिल्कुल ये सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं ये देखिए अगला सी नंबर कह रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी भाग कह रहे हैं कि भैया 18 में है, तो ये तो भाग 18 में नहीं है, ये तो गलत कह रहे हैं, ठीक है। ये तो गलत कह रहे हैं, ये भाग 5 में है ना, ये गलत कह रहे हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए नहीं वाला पूछा था, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी ये जो है अनुच्छेद 76 और ये भाग 5 में है, ना कि भाग 18 में। तो आपको मैंने भाग जो है बताया था इंपॉर्टेंस भाग कौन से हैं। देखिए भाग 18 में तो आप हमने बताया था आपातकाल है ना, आपातकाल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है और ध्यान देना है, जैसे चुनाव आयोग आपसे पूछे तो भाग 15 में याद रखना है, राजभाषा भाग 17 में ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान संशोधन वाला याद रखना है 20 में है, ठीक है, 368वां में आर्टिकल में, ये ध्यान देना, ठीक है। और आपको कौन सा याद करना है, नागरिकता आपने हमको बताया ये दूसरे में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। मूल कर्तव्य आपका भाग 4 में है, ठीक है। और केंद्र जो है भाग 5 में है। और पंचायत वाला याद रखिएगा, पंचायत जो है भाग 9 में है, ठीक है, भाग 9 में, ठीक है। और नगर पालिका भाग 9A में,
ठीक, तो ये कुछ जो है आपको ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है भाग। आइए देखते हैं अगला कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल हमने बताया है अनुच्छेद 61 के तहत जो है इसे 14 दिन, कितने दिन पहले भी सूचना करना पड़ेगा। जब इनके प्रति महाभियोग लाया जाएगा तो 14 दिन पहले इन्हें सूचित किया जाएगा कि आपके प्रति महाभियोग लाया जा रहा है, कहाँ पे लाया जा रहा है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमने बताया था आपका सी नंबर से हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है यदि वे सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, या अयोग्य पाए जाते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे आर्टिकल आपको हमने बताया कि 72 आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। इसमें क्षमादान है 123 याद रखिएगा, ठीक है, 123 में जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है इन पर। और 352, 356 और 360, ठीक है। 352 में आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लग जाता है। और 360 में जो है वित्तीय आपात है, जो कि भारत में अभी ऐसी कोई दशा नहीं आई है कि भारत में जो है वित्तीय आपात लग जाए, ठीक है। तो अभी एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लग चुका है। चलिए आगे देखते हैं। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद एक क्या है, अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है तथा जो है प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके लगभग 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो नहीं वाला ध्यान देना। देखिए विनेगर है, खाद्य परिरक्षक मतलब कि खाने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सके, इनको अगर मिला दें कुछ समय के लिए। देखिए सोडियम क्लोराइड भी और सोडियम नाइट्राइट भी, लेकिन देखिए अम्लराज जो है ये जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए ये किससे किससे HCl से मिला होता है, HCl प्लस और HNO3 से मिलकर राज बना होता है। और रेशियो उनसे पूछता है तो 3:1। इसका मतलब 3 मतलब कि अगर 3 चम्मच आप HCl मिला रहे हैं तो 1 चम्मच क्या बनाएंगे, HNO3, ठीक है। तो ये आपका रेशियो भी ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं अम्ल राज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। तो धातु बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर कार्बन, ठीक है। तो कार्बन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पारा जो है ये धातु है जो किसमें, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ठीक है, ब्रोमीन जो है अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है कह रहे हैं कि LED का पूर्ण रूप आपको बताना है, LED का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। अगला देखिए भी कह रहे हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है। आसान प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। विटामिन ए के जानते हैं आप, रतौंधी होता है, विटामिन बी के बेरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न, करें दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये दूरी की इकाई आपको बता, चलिए करें कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ठीक है। तो यह जो है बड़ी दूरियों के मापन में काम आता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष आप जानते हैं कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आपके जो है 75 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी जो PDF जो है आपको जेडी साइंस क्लासेस पर हमने आपको 3 PDF भेज दिए हैं, तो इसका आज भी ये PDF भेज देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जरूर से जरूर रीजनिंग के जो है प्रैक्टिस सेट स्वयं से करेंगे, ठीक है। नहीं है तो जब कर लेंगे तब आप उसमें से सोल्यूशन देखिएगा, लेकिन जो है इसकी प्रैक्टिस रीजनिंग की आप स्वयं से करिए, अपने से लगाइए खूब बढ़िया से बैठ के, तभी आपको वहाँ पर दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।